Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, the most kind and the most merciful. This is the chapter of 12th biology regarding homeostasis. So, first of all, try to understand the word of every questions, every chapters. Then you easily pick up the answers because many questions concealed itself answers. For example, if we are looking about here, तो हमारे पास है होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस यहाँ पर अगर आप इस वर्ड को देखें तो आपने अक्सर पढ़ा होगा होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि एक जैसे ऑर्गन. होमो मतलब सेम होता है, ठीक है, सेम. और स्टेट तो आपको पता है स्टेट क्या होती है. एक स्टेट मतलब रियासत होती है, लेकिन यहाँ स्टेट का मतलब है कंडीशंस. जो बॉडी की कंडीशंस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. कंडीशन तो यहाँ बेसिकली होम्योस्टेसिस का ये मतलब है कि अगर कोई फ्लक्चुएशंस हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर बात है. तो इसको बरकरार रखा जाए, डिस्टर्ब होने से बचाया जाए, इसी को होम्योस्टेसिस कहती है. इसमें आप अगर इंसान की मिसाल लें, ह्यूमन बीइंग्स की, तो क्या होता है गर्मियों में, क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है आपको पता है कि जब सर्दी आती है तो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है. अगर सर्दी आएगी तो हम अपने आप को गर्म रखेंगे, हम अपने आप को वार्म रखेंगे, और वार्म रखने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते हैं. कोई आग पे बैठ जाते हैं, कोई है गर्म जैकेट्स वगैरह पहन लेते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई काम में मसरूफ़ हो जाते हैं. तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमको बीमार होने से बचाती हैं. अगर गर्मियों में बात करें तो गर्मियों में जो है हीट वेव, आपने सुना होगा, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, तो इससे बहुत से बंदों की डेथ हो जाती है. यही वजह होती है क्योंकि जब फ्लैक्चुएशंस होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो इफ़ेक्ट करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को. तो वहाँ पर उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में इसी तरह. तो आज इसी के हवाले से हम इंशाअल्लाह यहाँ पर बात करें. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्राम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस. वहीं बात कर रहा है कि अगर आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली हो रही है तो उस तब्दीली को नैरो कर दो, उसके असर को लिमिटेड कर दो, लिमिट में आ जाए, ताकि वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे असरअंदाज ना हो सके और हम इस तरह अपने आप को बीमार वगैरह होने से बचा सकें. द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन a narrow range with various control systems compared to wider external fluctuations. Most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environment are. तो हमारे वो कौन से एनिमल्स के अंदर वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ज़्यादा मुतासर होते हैं जैसे ही फ्लैक्चुएशंस हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में. तो सबसे पहले वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होगा, सॉल्यूट डिस्टर्ब होगा, और टेम्परेचर. Also, the mechanism an organism has adopted to eliminate harmful nitrogenous waste depends upon the availability of water. अच्छा, वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है यहाँ पर बॉडी का इंटरनल जो है पूरे का पूरा सिस्टम मेंटेन करने में. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा है यहाँ पर होम्योस्टेसिस में बहुत सारे आर्गन्स इन्वॉल्व हैं. हर आर्गन्स अपने तौर पर होम्योस्टेसिस कर रहा होता है. कैसे? अगर हम किडनी की मिसाल लें तो आपको पता है कि वो ब्लड को क्लीन करते हैं हमारी किडनीज, उसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको रिमूव आउट करने में हमारी हेल्प करती हैं. तो खुदा न खास्ता ऐसे बंदे जिनका किडनी फेल हो जाता है तो या तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करती हैं या फिर वो डायलिसिस पे ज़िंदगी जीती हैं. तो जैसे ही अगर गुर्दे फेल हो जाएंगे तो वो हमारे ब्लड को क्लीन नहीं कर पाएंगे. तो उस सूरत हाल में फिर हम
जो है आर्टिफिशियल सिस्टम अडाप्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट का निकालना भाई बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजिंग ना हो और हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। The mechanisms of regulation generally between organisms and its environment of solute and the gain and loss of water is osmoregulation। अगर जैसे होम्योस्टेसिस में क्या है, अगर आपका वाटर बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कैसे मेंटेन करती हैं? आपको पता है कि सर्दियों में जिस्म को इतनी ज़रूरत नहीं होती पानी की, तो जैसे ही आप पानी पीते हो तो आपको सर्दियों में ज़्यादा यूरिनेशन मतलब है कि आप बार बार पेशाब करते हो और पानी को रिमूव आउट करते हो जिस्म से। लेकिन गर्मियों में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें हमें फिर पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि वैसे वो बॉडी टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ होता है तो वो पसीने की शक्ल में वो हमारे जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। अब नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेंगे होम्योस्टेसिस के लिए तो एक्सक्रीशन इसे कहेंगे। वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना, इसको थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। पानी को रेगुलेट करना, बैलेंस बरकरार रखना, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। और इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। Likewise, the control system among intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level keep fluctuating in narrow range in intracellular within cell membrane compared to in extracellular vascular and other interstitial fluids environment। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में एक तो ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, दूसरा हमारे जिस्म के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है कि वहाँ पर कौन कौन से है सेल लेवल के ऊपर भी फ्लक्चुएशन होती रहती है नैरो रेंज में। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के दरमियान में भी इस तरह की एक्टिविटी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कंपेयर टू इन एक्स्ट्रा सेलुलर वास्कुलर एंड अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। बाहर जो सेल के बाहर जो फ्लूइड पड़ा होता है उसकी निस्बत सेल के अंदर का माहौल डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ भी बरकरार रखना, मेंटेन रखना, उसको होम्योस्टेसिस कहलाता है। Here, in addition to solute and water, various essential metabolites, hormones, etc. are kept in a required range. Homeostasis does not mean to keep a fixed internal environment, as changes maintained within a specific range are necessary for normal body functions. For example, water availability may fluctuate tremendously for the organisms in the external environment, from abundant supply to almost dry conditions. However, the quantity of water in the body internal environment may vary in response to abundant supply and dry condition, but in narrow range the control system would not let the body flooded with water in abundant supply. And also not to dehydrate in dry conditions। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो ना तो फ्लडेड कर देता है हमारे जिस्म में। ऐसा नहीं है कि पानी अगर बाहर ज़्यादा है तो उसको भरना शुरू कर दे और हम ऐसा ना हो कि उसी पानी में डूब जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। और डिहाइड्रेशन कंडीशन में ऐसा मतलब ये वो ड्राई कंडीशन में ऐसा नहीं है कि डिहाइड्रेट कर दे, सारे पानी को बाहर निकाल दे। तो हमारे अंदर ऐसा अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि वो अंदर ही अंदर चीज़ों को ज़रूरत महसूस करता है। अगर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है अंदर तो वो बाहर फिर पेशाब यूरिन कम बनेगा और उस शक्ल में हमारे अंदर ही वो एब्ज़ॉर्ब होगा दोबारा बार बार। तो इस तरह एक मेंटेन रहता है सिस्टम। फर्दर मोर एडाप्टेशन टू लोअर लेयर ऑफ रेंज इन ड्राई कंडीशन एंड टू हायर लेवल ऑफ रेंज इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर इज गुड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू फील नॉर्मल within internal fluctuation forced by drastic external fluctuations. The control system have been acquired for the variety of homeostatic regulations. अच्छा, ये कंट्रोल सिस्टम कैसे तो मतलब काम करता है? तो ये कंट्रोल सिस्टम ऐसे होता है, इसमें रिसेप्टर होती हैं, इसमें कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें इफेक्टर होता है। अगर हम बात करें, फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत है हमारे जिस्म को, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर हैं वो ये ज़रूरत महसूस करती हैं। फिर वो ये रिसेप्टर मैसेज भेजते हैं दिमाग को। दिमाग क्या है? कंट्रोल सेंटर है। फिर दिमाग जो है वहाँ पर जो है हार्मोन रिलीज़ करेगा, जिसे कहेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस तरह मतलब है कि वो फिर जब इफ़ेक्टर को ऑर्डर देगा, इफ़ेक्टर में क्या है? इफ़ेक्टर में हमारे पास आ जाएंगी
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ एनले है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है और सारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। उनको ऑर्डर देगा कि भाई मेहरबानी करो ये पानी जो है ना ये सारा का सारा जज़ब कर लो, इसको बाहर पेशाब या तो बनने ना दो या फिर बहुत कम बनाओ, हमें इस पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जिस्म को। तो ये सारा एक कंट्रोल सिस्टम के तहत चीज़ें जो है मेंटेन होती रहती हैं। और इसमें एक सेट पॉइंट होता है, वहीं सेट पॉइंट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों में अगर आप गर्मियों में सफ़र करें तो उन्होंने एक एसी लगाया होता है और उस पर सेट पॉइंट किया होता है। तो सेट पॉइंट यही होता है कि इसने कितना मतलब रहना है। तो वो इन्वायरमेंट में तब्दीली, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अंदर वो एक सेट पॉइंट रखते हैं कि उसने इतनी कूलिंग देनी है। तो उसके भी रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसीव कर रहे होते हैं, सिग्नल ले रहे होते हैं। और जैसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट का जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो उसको स्विच ऑफ कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, या स्विच ऑन कर देंगे। अगर आप सर्दियों में आपने हीटर लगाया हुआ है तो जैसे ही माहौल ठंडा होने लगेगा तो वो फिर दोबारा से सिग्नल जाएगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, जो हीटर है उसको ऑन कर देगा। और इसी तरह अगर कूलिंग में क्या है, कूलिंग में भी इस तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाएगी तो वो कूलिंग सिस्टम को जो कंट्रोल सेंटर है वो ऑन कर देगा। तो इस तरह एक बैलेंस मेंटेन रखा जाता है। अब आ जाएं यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन। हमने पढ़ा था कि वाटर को अगर हम बैलेंस रखेंगे तो इसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। वाटर रिलेशंस ऑफ सेल। वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूट्स इन द सेल। हमें पता है कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है, यानी कि चीज़ों को हल करता है सेल के अंदर। ईच सेल हैज़ बीन adapted to a defined quantity of water in relation to salts in it to perform its functions. Homeostatic mechanism generally maintain this concentration. कैसे? Balance of water and solutes in the body. Cells consistently encounter changing एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। सेल जो है ना वो कंसिस्टेंटली इनकाउंटर कर रहे होती हैं, देख रहे होते हैं। बेटा हमारे सेल जो है ना वो सोते नहीं हैं, वो हर टाइम इनकाउंटर करते हैं, देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं कि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या तब्दीली हो रही है। इट मे बी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसनट्रेशन, दस डेजिग्नेटेड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। The more concentrated external environment is termed as hypertonic. अभी ये जो टर्म उसने इस्तेमाल किया है, इट मे बी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसनट्रेशन, दस डेजिग्नेटेड एज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ये है कि बाहर जो है पानी ज़्यादा है और अंदर जो है सलूट ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सलूट अभी ज़्यादा हैं, यहाँ पर सारे सलूट पड़े हुए हैं, ठीक है, नमकियात पड़े हुए हैं, सलूट पड़े हुए हैं। तो बेटा सलूट को हल करने के लिए हमारे पास पानी अंदर रहेगा, वो कहेगा कि मैं अंदर आऊँगा और आप लोगों को हल कर दूँगा, ठीक है, मैं यूनिफॉर्म सलूशन बना दूँ। तो पानी क्योंकि यहाँ पर सलूट ज़्यादा पड़े हुए हैं तो वाटर क्या है बाहर से अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सलूशन को जिसमें सेल के अंदर जो है सलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर जो सलूशन है ये क्या है, डाइल्यूटेड है, यहाँ पर अंदर कंसंट्रेटेड है। तो बाहर जो डाइल्यूटेड सलूशन है वहाँ से पानी मूव करेगा अंदर की तरफ, तो ऐसे सलूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। फिर हमारे पास एसोटोनिक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 100% हमारे पास क्या है, सलूट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पर भी 100% है। तो यहाँ पर भी 100% सलूट को 100% सॉल्वेंट यहाँ पर पूरा हो गया है, हल कर लिया है, तो यहाँ पर भी सॉल्वेंट भी उतना ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यहाँ पर कोई ना वाटर अंदर आएगा ना अंदर से वाटर बाहर जाएगा। अगर हाइपरटोनिक की बात करी जाए तो हाइपरटोनिक जो है हाइपोटोनिक का उलट है। तो हाइपरटोनिक में ये होता है कि बाहर सलूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सलूट पड़े हुए, ठीक है, और अंदर डाइल्यूटेड सोल्यूशन पड़ा है, यहाँ पर जो है ना सलूट बहुत ज़्यादा कम है।
तो यहाँ पर पानी जो है वो मूव आउट हो जाएगा सेल से, तो ये सेल श्रिंक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर पानी आएगा और सेल टर्जिड हो जाएगा। एसोटोनिक कोई इफेक्ट नहीं, बैलेंस है अंदर बाहर। हाइपरटोनिक बाहर सलूट ज़्यादा है, तो इस सलूट को हल करने के लिए अंदर से पानी निकल कर बाहर आएगा, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये फिर से भी देख लें। यहाँ पर एक हमारे पास सेल है, वो यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ पर भी सेल है और यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है, हाइपो मतलब होता है कम, तो क्या कम होगा, तो बाहर जो है सलूट कम होगा। इसका मतलब है बाहर जो है सलूट लेस है और वाटर ज़्यादा है। यहाँ पर जो है सलूट कम है और वाटर ज़्यादा है। अंदर जो है यहाँ पर सलूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सलूट कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है बाहर से पानी ये सारे का सारा मूव करेगा और ये सेल बन जाएगा टर्जिड, टर्जिड बन जाएगा। यहाँ पर एसोटोनिक है। एसोटोनिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सेल पड़ा हुआ है, ये सेल का जो सलूट है इधर का और बाहर का जो सलूट है, तो ये सेम है। तो जितना पानी इधर अंदर है उतना पानी बाहर है, तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो है सेल जो है बेचारा श्रिंक हो गया है। क्यों श्रिंक हुआ है कि इसका जो पानी है बाहर सलूट ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये सारे सलूट पड़े हुए हैं बाहर, तो ये पानी निकल कर इनको हल करने के लिए आ जाएगा कि मैं आ रहा हूँ इसको हल करने, मैं आ रहा हूँ इसको हल करने में, तो सारा पानी निकल कर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सलूट ज़्यादा हैं, जिसमें सलूट ज़्यादा हैं। एसोटोनिक जिसमें सलूट बराबर हैं, सेम हैं आउटर और इनर। हाइपोटोनिक जिसमें बाहर सलूट किया है, बाहर कम है। ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट्स। अच्छा, ये तो था एनिमल्स में ना ऑस्मो रेगुलेशन, पहला जो हमने पढ़ा था ये एनिमल में था ऑस्मो रेगुलेशंस। अब ऑस्मो रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटाट्स ऑफ एक्वाटिक, मॉडरेट एंड सीवियरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर। तो हमारे पास कुछ पौधे एक्वाटिक होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं और कुछ होती हैं ड्राई यानी कि टेरेस्ट्रियल नेचर। Thus termed as hydrophytes, mesophytes and xerophytes. हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं, मेसोफाइट्स इंटरमीडिएट होती हैं वाटर के लिहाज से, जीरोफाइट्स जहाँ पानी की कमी होती है। यहाँ पर देखें, हाइड्रोफाइट्स हैव द एडाप्टेशंस टू रिमूव द फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर। इन दिस टाइप द सरफेस एरिया of leaf is very large to transpire water excessively. Extensive stomata are present on the upper surface facing the atmosphere to promote loss of water. यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोफाइट्स में, ये होता है कि यहाँ से जो है पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ में पौधे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके लीव्स के स्टोमेटा होती हैं, तो ये पानी अपना बहुत ज़्यादा खारिज करती हैं और इस तरह ये अपने आप को मरने से बचाती हैं प्लांट्स।
अगर हम मीजोफाइट्स की बात करें, मीजोफाइट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, हाउएवर इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस, फॉर एग्जांपल ब्रासिका, रोज, मैंगो एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या हैं, ये मीजोफाइट्स ऐसे होती हैं कि जहाँ मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। तो इसमें क्या होगा कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर स्टोमेटा आर केप्ट ओपन, अगर इनको पानी थोड़ा ज़्यादा मिल गया है तो फ़ौरन ये अपने जो स्टोमेटा हैं इनको ओपन करेंगे और वाटर को कहेंगे जा बेटा निकल जा, हमारे को ज़्यादा दुख और तकलीफ़ मत दे, हम मरना नहीं चाहते। तो ये अपने क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन कर देंगे और वाटर को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह जो है एक्सेसिव जो वाटर होगा उसका लॉस हो जाएगा। हाउएवर इन रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट द लॉस, और कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि अभी पानी की कमी हो गई है, बाहर से पानी इनको इतना नहीं मिला बेचारों को, तो ये कहेंगे स्टोमेटा को बंद कर देंगे कि हम अभी मज़ीद पानी बाहर नहीं भेजेंगे, ये हड़ताल कर देंगे कि हमारी ज़िंदगी का सवाल है तो हम पानी बाहर नहीं दें, अगर हमने दे दिया बाहर तो हम मर जाएं। इनकी मिसाल में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, ब्रासिका, रोज़, मैंगो एटसेट्रा। ज़ीरोफाइट्स की अगर बात करें तो ये सहरा के डेजर्ट्स के पौधे होते हैं। हैव द एडाप्टेशंस फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, many xerophytes possess small thick leaves to limit water loss by reducing surface area proportional to the volume. Their cuticle is thick, waxy and leathery. तो यहाँ पर क्योंकि इनको पानी सेव करना है, ये कहते हैं कि बेटा अगर हमने पानी दे दिया तो हम मर जाएंगे, तो हम पानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये बेचारे खुद डेजर्ट में हैं तो इनको खुद को मुश्किल से मिल रहा होता है। तो डेजर्ट वाले प्लांट्स ने अपनी एडाप्टेशन इस लिहाज से बनाई होती है कि वहाँ पर जो इनकी क्यूटिकल होती है वो क्या होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। लेदरी और वैक्सी का मतलब ये है कि वो प्रिवेंट करती है वाटर को, उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है, और लेदरी मतलब एक मोटी सी लेयर, और स्टोमेटा इस पर कम होती है। Stomata are on lower surface of leaves and located in depression. Some as cacti during the driest season shed their leaves to restrict transpiration completely. जब बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट कंडीशन आ जाए, जब बहुत ज़्यादा मतलब है कि काहत साली आ जाए, वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उसमें ये कहते हैं कि बेटा हमें हम पे नाराज़ नहीं होना, अपने पत्तों को कहते हैं कि आपको हम अपने से जुदा कर रहे हैं। तो ये अपने पत्ते सारे के सारे शेड कर देती हैं। तो इस तरह जब पत्ते सारे झड़ जाते हैं तो इनका पानी जो है वो रिमेन्स रहता है, अंदर बरकरार रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। द स्टेम्स आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, और इनके जो स्टेम होती हैं वो फिर फोटोसिंथेसिस करती हैं। और ये पत्तों को खो देते हैं, तो पत्ते भी एक शिकायत करते हैं कि बेटा अगर हमें आप खो दोगे ना तो आप फिर खुराक कहाँ से हासिल करते हो। तो ये कहते हैं भाई हमें ये टेंशन मत दो, हम आपकी इन बातों में नहीं आने वाले, हमारे पास स्टेम्स हैं जो कि खुद फोटोसिंथेसिस कर लेंगे और खुराक बना लेंगे, तो हम ज़िंदा रहेंगे। फिर हम दोबारा से आपको ले लेंगे, हम बना लेंगे आपको जब हमारे पास ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा। इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर्स वाटर फॉर यूज़ इन ड्राई कंडीशंस। रेनी वाटर मतलब जब बारिश होती है तो स्टेम इनके स्टोर कर लेती हैं ताकि नेक्स्ट काम आएगा। अल्लाह ताला की कुदरत है कि हर चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है। यहाँ पर देखें हाइड्रोफाइटिक प्लांट, और ये है ज़ीरोफाइटिक प्लांट। आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अभी एनिमल्स में आस्मो रेगुलेशन किस तरह से होता है। एनिमल सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी एज दे कैन नॉट सर्वाइव ए नेट वाटर गेन और लॉस। Water continuously leaves and enters the cells. However, the quantity of the water and the solute is kept in balance. There are two approaches in maintaining this balance. Animal body fluids are kept isotonic to the external environment, even for marine saltwater environment. These animals thus do not require actively to adjust their internal osmotic state, so are known as osmoconformers. अच्छा, ये कैसे एनिमल्स हैं जिनमें जो
इनका जो बॉडी का सिस्टम है वो क्या है, और पानी का सिस्टम है वो क्या है, एसोटॉनिक। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और इंटरनल इन्वायरमेंट में वो इक्वल है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। दूसरी कंडीशन क्या है, द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड concentrations differ noticeably. The outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic and excrete salts in hypertonic conditions, therefore are called as osmoregulators. Animals inhabiting different environments have distinct adaptations to regulate osmotic balance. For example, marine, freshwater and terrestrial environments. तो ये हमारे पास जो है इनमें अलग-अलग सिस्टम पाया जाता है। फ्रेश वाटर में इनके पास अलहदा सिस्टम होगा, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो अलहदा होगा, मेरीन में अलहदा होगा। ये ऑस्मो रेगुलेटर मतलब ये भी वहीं अपने आप को एसोटॉनिक माहौल में रखने की कोशिश करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, मेरीन में अभी कैसे होगा, अभी इसको एक्सप्लेन करेगा। मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। मोस्ट ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, तो मतलब उनके पास कौन सा वो रहेगा, एसोटॉनिक सोल्यूशन रहेगा। अमंग द वर्टिब्रेट्स हग फिशेज आर एसोटॉनिक विद द सराउंडिंग सीज वाटर। मोस्ट कार्टिलेजिनियस फिशेज मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट। अच्छा, एक बात इधर नोट कीजिएगा, यहाँ पर फिशेज लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है, हालांकि आप इंग्लिश में देखेंगे फ़िश जो है वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही है, तो फिशेज लगाना ये गलत ही है, ES नहीं आता। फ़िश जमा भी आप ले सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं और सिंगुलर भी। मोस्ट कार्टिलेजिनियस फिश मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सीज वाटर। Their kidneys for osmoregulation excrete salts through gills and also possesses salt excreting organs such as rectal glands। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि ये सी जो समंदर में रहते हैं तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा जो नमकियात को बाहर निकालने का सिस्टम मौजूद होता है, ये उनकी एडेप्टेशंस में शामिल है। तो उसमें क्या होता है, इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स होती हैं, इनके किडनी तो मतलब इनके जो गिल्स होती हैं वो तो साल्ट को बाहर निकाल ही रही होते हैं, इनमें जो गिल्स पाई जाती हैं ये साल्ट्स को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। साथ में इनके पास रेक्टल ग्लैंड्स भी होती हैं, तो इनका भी सेम काम होता है। दीज imply active transport mechanism to remove salt against osmotic gradient. Some fishes have relatively low salts in body fluids but have rendered these hypertonic to that of seawater by retaining urea in adequate concentration. इसमें अभी वो बात कर रहा है, these employ active transport mechanism to remove salt against osmotic gradient. ये सारा मतलब इनके पास रेक्टल ग्लैंड और गिल्स जो है हर वक्त एक्टिव रहते हैं और साल्ट को बाहर सिक्रेट करते रहते हैं। सम फिशेज हैव रिलेटिवली लो साल्ट्स, कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो साल्ट है वो कम होता है इन बॉडी फ्लूइड्स बट हैव रेंडर्ड दीज हाइपरटॉनिक टू दैट ऑफ सीज वाटर बाई रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। Because urea in high concentration is damaging, so these fishes retain another chemical, trimethylamine oxide, for protection against urea. Bony fishes, the descendants of freshwater ancestors but later became marine, constantly lose water from their hypotonic body fluids to hypertonic environments. These fishes have adapted themselves to drink large amount of sea water and excrete concentrated urine, resulting in maximum salt excretion and minimum water loss. Osmoregulation has enabled the animals and plants to distribute themselves in wide range of habits. Freshwater animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluid and loss of salts. Freshwater protozoa, amoeba and paramecium pump out excess water by structure contractile vacuoles. इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स, तो इनके ज़रिए ये बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि इनके पास पानी
कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बेचारों के पास इतना जो है ना सलूट नहीं होता, इनके पास इतना राशन नहीं होता, बस पानी बहुत ज़्यादा भरा पड़ा होता है इनके पास। तो ये चाहते हैं कि हम इसको निकालें, तो इसलिए इनके पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस रिमूव एक्सेस वाटर बाई प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। अभी वो क्या कह रहा है कि मैनी फ्रेश वाटर एनिमल, जिसमें फिशेज़ हमारे पास हो गई, तो रिमूव एक्सेस वाटर बाई प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। तो ये इनका यूरिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ये भी पानी को ज़्यादा निकालती हैं। द लॉस ऑफ साल्ट्स इज कम्पेंसेटेड बाई प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड एंड बाई एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाई गिल्स एंड स्किन। तो इनका काम होता है कि भाई जिधर भी साल्ट मिले इसको ले लें, ठीक है। तो ये साल्ट कंटेनिंग फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और इसके अलावा ये साल्ट इनको जहाँ से भी मिलता है अपने गिल्स और स्किन के ज़रिए इसको ले लेते हैं। तो इनके लिए जो है साल्ट वो ख़जाने का काम करता है। Terrestrial, the evaporative loss of water leading to dehydration is the major problem for terrestrial life. Arthropods and vertebrates have successfully adapted to terrestrial mode of life. तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर कवर्ड बाई बॉडी सरफेस विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एज द वैक्सी exoskeletons of insects and multi-layered dead keratinized skin cells of most terrestrial vertebrates. Drinking and eating moist foods compensate the loss of water. These animals also have metabolic and behavioral adaptations. Some desert mammals, for example kangaroo rat, survives without drinking water by feeding on seeds of desert plants containing more carbohydrates which produce water of metabolism. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, अभी ये कह रहा है कि जैसे कि हमारे पास डेजर्ट में अगर आप जाओ तो वहाँ पर जो कैंगरू हैं या रैट हैं ये सर्वाइव्स करते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट। तो ये क्या खाते हैं, वहाँ डेजर्ट में जो सीड्स होते हैं वो खाते हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है विच प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान इनको पानी दे देता है। टेरेस्ट्रियल animal produce concentrated urine in their kidneys that reabsorb most filtered water in the process of excretion. तो इनमें फिर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोड्यूसेस ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं इन देयर किडनीज दैट रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर वाटर। फिर वो ज़्यादा फिल्टर वाटर को, क्योंकि इनके अंदर सल्यूट ज़्यादा होते हैं तो वो जज़ब हो जाता है पानी इन प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। Terrestrial animals can tolerate dehydration and it differs in various animals. This characteristic is known as anhydrobiosis. Anhydrobiosis ये है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ऐसा प्रोसेस जिसमें वो क्या करते हैं, अपने आप को मतलब ये टॉलरेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। उनके पास पानी की कमी अगर हो जाती है तो वो इस कमी को बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं इसके ऊपर। तो इस सब्र का नाम है एनहाइड्रोबायोसिस। अब बात करेंगे एक्सक्रीशन की। यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि मैरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास साल्ट ज़्यादा होता है, तो साल्ट को निकालने के लिए वो गिल्स के ज़रिए भी साल्ट को बाहर उठा कर फेंकते हैं, और रेक्टल ग्लैंड्स भी उनके पास होती हैं कि वो भी उठा कर साल्ट को फेंकते हैं कि बेटा हमें नहीं चाहिए साल्ट, बस आप अपने पास ही रखो, समंदर को वापस करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फ़्रेश वाटर में जो रहते हैं उनके पास पानी ज़्यादा होता है, सल्यूट कम होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को अपने अंदर लेते हैं। इनके गिल्स और स्किन, इनके जो हमारे पास गिल्स थे और स्किन, ये उठा कर बाहर से अंदर ले आते हैं। इनको साल्ट मिले तो ये समझते हैं हमें ख़जाना मिल गया, हमें ट्रेजर्स मिल गया है, तो ये गिल्स और स्किन इसी काम पे लगते हैं कि बाहर से उठाएंगे और अंदर ले आएंगे। टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो है टेरेस्ट्रियल हैं, इनमें अल्लाह ताला ने इनको सब्र की आदत भी दी हुई है, और इसलिए अगर इन बेचारों को पानी नहीं मिलता तो ये सीड्स भी खा लेते हैं, और सीड से फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान फिर इनको सीड में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होती है तो मेटाबॉलिज्म के दौरान इनको पानी मिल जाता है, और इनकी सब्र करने वाली आदत को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। अमंग द
assimilated nutrients in animals, carbohydrates and lipids are metabolized to carbon dioxide and water. प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस वेस्ट। अभी वहाँ यहाँ पर क्या बात करें एक्सक्रीशन में, एमंग द एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर जैसे मेटाबॉलिज्म होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होगा या लिपिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि ये जब टूट रही होती हैं किस में, CO2 में और वाटर में, तो यहाँ पर वाटर इनको मिलता रहता है। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस वेस्ट, और प्रोटीन भी इनके पास होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी होती है। तो अगर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स। द वेस्ट नाइट्रोजन प्रूव्स टॉक्सिक इफ इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द सेल, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। The elimination of wasteful metabolites, mainly of the nitrogenous nature, is called excretion. नाइट्रोजनस को निकालना बेटा, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। इन कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट इज डिफरेंट। प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड इन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस CO2 and H2O. As the excretory product, plants also produces several organic and inorganic compounds which are stored for various purposes and are also removed with when necessary. तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा।